Good afternoon, my dear students of class 7. Today we have learned about components of environment, chapter 1, and now we have learning in this chapter, fourth part of this chapter. It is the physical and biological environment. आज हम लोग बायोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट में डिफरेंट देखेंगे. इफ वी स्टडी द लाइफ ऑफ पिग्मी ट्राइब. पिग्मी का हिंदी होता है प्रजाति, बौना प्रजाति. ठीक है, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति. तो लिविंग इन द बेसिन ऑफ कॉन्गो रिवर. कॉन्गो रिवर जो आपका मध्य अफ्रीका में पड़ता है, उस नदी के किनारे एक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहें हम प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसे पिग्मी ट्राइब कहा जाता है. यह बौना प्रजाति के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी साइज जो है, इस मानव की साइज जो है वो बहुत ही कम है. अबाउट 5 फीट यानी 150 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है, और नहीं तो इससे भी और छोटे लोग होते हैं. यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसकी फेस पूर्ण रूप से ब्लैक होता है और इसके बाल घुंघरेले होते हैं. ये इसकी खासियत है. रहते कहाँ हैं? कॉन्गो रिवर के बेसिन में. बेसिन किसे कहा जाता है? जब कोई नदी है और उसके आसपास का जहाँ तक का पानी उस नदी में आता है उसे उस नदी का बेसिन कहा जाता है. We will find that their body structure and lifestyle is governed by physical environment. हम उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका लाइफ स्टाइल देखेंगे. किसका? पिग्मी ट्राइब का, जो कॉन्गो बेसिन में रहते हैं, कॉन्गो नदी के किनारे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं. उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम लोग देखें और उसकी लाइफ स्टाइल को, तो पूर्ण रूप से वो फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. जैसा वहाँ पर फिजिकल इन्वायरमेंट है. फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? ये जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी घना है, डेंसली पॉपुलेटेड है, पूरा घना है. और क्या है कि यहाँ पर धूप भी काफ़ी ज़्यादा होता है. यहाँ टेम्परेचर हाई होती है कॉन्गो रिवर में, क्योंकि ये अफ्रीका में पड़ता है और अफ्रीका जो है वो हीट जोन में आता है. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसकी फेस ज़्यादातर काले हो जाते हैं और ये घने जंगलों में रहते हैं. एंड व्हाइल देयर फूड हैबिट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. जबकि इसकी अगर हम फूड हैबिट्स को देखें, इसकी खान पान को देखें और इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखें, तो हमें उसकी बायोलॉजिकल के बारे में पता चलता है. बायोलॉजिकल का मतलब है कि वह प्रजाति जो अपने तरह के और लोगों को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह के और लोग उत्पन्न कर रहे हैं. फूड हैबिट्स इसकी क्या है कि ये जो घने जंगलों में रहते हैं तो यहीं से जिस तरह के फूल फ्रूट्स वगैरह मिल पाता है वही खाते हैं. और इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? जब ये घने जंगलों में रहते हैं तो जंगलों को काट करके उसकी इमारती लकड़ियाँ, या कहें जो लकड़ी कॉस्टली होती है, उसे काट करके और ले जा करके अपने से दूर शहरों में ले जाके बेचती है और उसी से उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रुपये पैसे की ज़रूरत पूरी होती है. यहाँ जो लोग रहते हैं वो क्या है कि यहाँ लैक ऑफ लैंड है. यहाँ ज़मीन की बहुत ही कमी है क्योंकि जंगल ही जंगल है और वो भी घने जंगल है.
तो वो करता क्या है, ये पिग्मी ट्रैप यहाँ हंटिंग करता है। वो हंटिंग मीन्स वह शिकारी करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगली जानवर रहते हैं और यह हंटिंग करके अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं। एंड वुड कटिंग, लकड़ियों को काटना इसकी मेन व्यवसाय होती है और अपने ज़रूरत की चीज़ों को फुलफिल करने के लिए यह पूर्ण रूप से नेचुरल अवेलेबल थिंग्स पर डिपेंड करता है। यानी प्राकृतिक रूप से कॉन्गो बेसिन में जो भी चीज़ अवेलेबल होती है, जो भी वस्तुएं सामानें मिल पाती है खाने पीने की, सिर्फ उसी से खा करके इसकी गुजारा चलती है। अब हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम को। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम में। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने सारे जीवित प्राणी हैं, जो सजीव है, वह एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है, जहाँ पर वह एक दूसरे पर आश्रित होता है और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट भी होता है। कहता है एन इकोसिस्टम इज फॉर्म, तभी एक इकोसिस्टम बनता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। वह सारे सजीव जब एक दूसरे को वह आकर्षित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, और वह एक दूसरे पर इंटरलिंकिंग, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे प्लांट हैं, एनिमल हैं, आप देखते हैं प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन दे रहा है, एनिमल्स को भी और ह्यूमन को भी ऑक्सीजन दे रहा है। जबकि जब ये ब्रीथिंग कार्य करता है, श्वसन की क्रियाएं करती है, तो फिर इसे ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये भी इसे कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आपने सुना होगा लायन को जंगलों का राजा कहा जाता है। लायन है और प्लांट है, ये भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि लोग इससे डरते हैं और इसीलिए प्लांट को काटने नहीं जा रहे हैं। तो जब प्लांट काटने नहीं जाते हैं डर से, लोग जंगल नहीं जा रहे हैं, तो जंगल और बढ़ेगा, जंगल और बढ़ेगा तो वहाँ पर और सारे लायन रह सकते हैं, और सारे जंगली जानवर रह सकते हैं। जब जंगली जानवर रहेंगे तो लोग डर से फिर नहीं जाएंगे प्लांट में की तरफ। तो इस तरह से यह एक दूसरे पर डिपेंड करता है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का आपका फिनिश हो जाएगा। अब हम देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? जब कोई भी व्यक्ति जहाँ पर रहता हो और उसके आसपास में जो परिदृश्य बनता है, जो चारों तरफ दिखाई देता है, उसे ही ह्यूमन इन्वायरमेंट कहा जाता है। Many people are living in a fixed place and they look out around all things are called human environment. Human environment क्या है कि इंसान जहाँ कहीं भी रहना शुरू करता है तो वह अपने इन्वायरमेंट को अपने अनुसार ढाल लेता है, वह चेंज कर लेता है। दैट मीन्स अगर एक जगह पर लोग रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर चाहे वो अभी के डेट में चापाकल लगा लें, बोरिंग कर लें, कुआं खोद लें, लेकिन वह व्यवस्था कर लेते हैं। आप देखेंगे कहीं पर लोग निवास करना शुरू कर दिए, तो जब रहना शुरू कर देते हैं, अगर आसपास में झाड़ी है तो लोग उसको साफ कर देते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन जहाँ पर रहता है, आदमी इंसान जहाँ पर रहता है, तो वहाँ के आसपास के माहौल को चेंज करके वह उसी के अनुसार ढल जाता है और कुछ अपने अनुसार उसको ढाल लेता है। तो इसी को ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसको मेनली जो चेंज होता है वो क्या है,
कि अगर कहीं पर वह माइनिंग लगा करके चेंज करता है। माइनिंग से तात्पर्य है जब कोई भी ह्यूमन जमीन के अंदर से कुछ खोद करके निकालता है तो उसे माइनिंग कहा जाता है। इसके अलावा लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं, खेती करते हैं। इससे वहाँ आसपास की इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है। अगर वहाँ पर पहले से खेती नहीं हो रही है तो उसे धीरे 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 प्लेन किया जाता है। अगर उसमें ज़्यादा पथरीला है, रॉकी है, तो उसे हटा करके मिट्टी डाला जाता है ताकि धीरे धीरे वो फार्मिंग के काबिल बन सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि लोग अपने इन्वायरमेंट को इंसान चेंज करने के लिए वह इंडस्ट्री लगाता है, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाते हैं, कल कारखाने लगाते हैं और इससे वहाँ के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, उद्योगीकरण हो जाता है, लोगों को जीने का स्टाइल चेंज हो जाता है। एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कि कहीं भी ह्यूमन रहे तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो जहाँ रहेगा वहाँ से खुद ब खुद रास्ता बना लेगा, चाहे वो पहले कच्ची हो फिर पीसीसी हो या रोड हो, जो भी हो, लेकिन इंसान जहाँ रहेगा वहाँ अपना इंटरलिंकिंग के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा कर ही लेता है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन जहाँ पर रहता है तो वहाँ के आसपास इन्वायरमेंट को अपने काबिल बना लेता है और जो चेंज नहीं हो सकता है तो वह वैसे में वह खुद को चेंज कर लेता है और वहाँ की प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। लंबरिंग लोग लकड़ियों काटते हैं और अपनी रोजी रोटी का साधन ढूंढ लेते हैं या फिर उसको फर्नीचर के लिए यूज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में टेक्नोलॉजी। लोग जहाँ पर भी रहते हों तो उसको टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके उस आसपास के क्षेत्रों को मॉडर्नाइज बना देती है और वह मॉडर्नाइज बना करके अपना रहने के काबिल बना लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में जितने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको लिखवा देंगे। आप उसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।